नमस्कार। प्रसार शिक्षा एवं संचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने पूर्व में ये पढ़ा था कि शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आज हम इसमें औपचारिक शिक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा की अवधारणा, विशेषताओं, लाभ तथा सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसकी क्या अवधारणा यानी इसका क्या कंसेप्ट है फॉर्मल एजुकेशन का। अभी हम देखते हैं हमारे देश में अधिकांशतः जितनी भी शिक्षा है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक पूरा व्यवस्थित तंत्र होता है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। पढ़ने वाले को उन संस्थानों में जाना पड़ता है और वहीं पर एक क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से शिक्षा का लाभ दिया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो ये जो प्रमुखतः हमारे देश में प्रचलित या कहीं पर भी प्रचलित शिक्षा की पद्धति है, ये औपचारिक शिक्षा ही है या फॉर्मल एजुकेशन है। औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा और प्रशिक्षण के इस प्रकार के तंत्र से है जो हमारे देश में वर्तमान में प्रमुखतः प्रचलित है। यह एक कार्यात्मक, संगठनात्मक, संरचनात्मक एवं व्यवस्थित शिक्षा है जिसका स्वरूप विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं में रचित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की शिक्षा पद्धति जिसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही औपचारिक रूप से दिए जाते हैं और इसमें जो भी ट्रेनिंग दी जाती है या जो भी शिक्षा दी जा रही है उसका एक ढांचा है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ये संगठित प्रकार की शिक्षा है और इसका एक संरचनात्मक स्वरूप बना हुआ है, निश्चित स्वरूप है, निश्चित व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये शिक्षा चलती है। और ये जो भी व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं या जो इसका स्वरूप बनाया गया है उसको बनाने में सरकारी संस्थाओं का भी योगदान है, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं और गैर सरकारी संगठन भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या जो जिनको हम कहते हैं प्राइवेट या निजी संस्थान। तो सरकारी संस्थान भी और निजी संस्थान भी, दोनों तरह के संस्थानों ने मिलजुल कर इसका स्वरूप तैयार किया है। किस फॉर्म में एजुकेशन चलेगी, किस तरीके से हम इसमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, ये जो इसका संरचनात्मक ढांचा है या संगठन है या इसका एक व्यवस्थित क्रम है, उस क्रम को दोनों तरह की एजेंसीज ने, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, इन्होंने मिलकर के तैयार किया है। इस प्रकार की शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षार्थियों को एक निर्धारित स्तर तक शिक्षित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ले रखी होती है पढ़ाने के लिए। वो इस चीज़ में दक्ष होते हैं कि किस तरीके से नॉलेज को, जो कुछ भी ज्ञान है या जो भी कंसेप्ट है जो समझाना है या जो कुछ भी हमें सिखाना है, वो किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं और इसके लिए उनको सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए होते हैं या लाइसेंस मिला होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो पढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं या शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। औपचारिक शिक्षा विशेष रूप से दक्षता प्राप्त शिक्षकों द्वारा दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये जो भी शिक्षक हैं वो निर्देशन देने की कला में निपुण होंगे, चाहे थ्योरेटिकल एजुकेशन हो, सैद्धांतिक, या प्रायोगिक प्रैक्टिकल शिक्षा, दोनों तरह की शिक्षाओं के लिए ये टीचर्स उपयुक्त होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और दक्ष होते हैं। ये सभी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें बालकों को पढ़ाने हेतु लाइसेंस मिले होते हैं और
यही शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण को नियमित रूप से देखते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें जो कुछ भी सिखाया गया है या पढ़ाया गया है उसकी नियमित वॉच रखी जाती है, उस पर नियमित रूप से नियंत्रण होता है कि रेगुलर स्टडीज़ या नियमित अध्ययन चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जो कुछ भी हमने सिखाया है उसमें कितना बच्चे ने सीखा है या शिक्षार्थी ने क्या सीखा है उसके लिए सतत मूल्यांकन भी किया जाता है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, क्लास टेस्ट भी हो सकते हैं, या किसी और दूसरे तरीके से जो कुछ भी सिखाया गया है उसकी परीक्षा ली जाती है, यानी मूल्यांकन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा कक्षा कक्ष पर आधारित होती है। इसमें शिक्षण संस्थान की चार दीवारी के भीतर विद्यार्थियों को मूलभूत शैक्षणिक, व्यापारिक और औद्योगिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि जो भी एजुकेशन इस पद्धति में दी जाएगी या इस तरीके से दी जाती है औपचारिक रूप में, उसमें कोई ना कोई शिक्षण संस्थान होना ज़रूरी है। उस संस्थान की बाउंड्री वॉल्स यानी चार दीवारी के अंदर, उस संस्थान की बिल्डिंग के अंदर ही शिक्षण का कार्य चलता है। उसमें अलग अलग कक्ष बने होते हैं, क्लासरूम्स बने होते हैं विद्यार्थियों के लिए। जो जिस क्लास में पढ़ता है उसके लिए अलग क्लासरूम होता है, और उस क्लासरूम के भीतर ही बैठ कर के उसे पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको? बेसिक एजुकेशन यानी अक्षर ज्ञान हो सकता है, अंकों का ज्ञान हो सकता है, उसकी भाषा का ज्ञान हो सकता है। शैक्षणिक अलग अलग विषयों से संबंधित हो सकता है, जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं जिनका ज्ञान दिया जा सकता है। साथ ही व्यापारिक, किस तरीके से कोई भी व्यापार किया जाता है या किसी तरह का उद्योग किस तरीके से चलाया जाता है, तो उनसे संबंधित ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल का विकास भी इसमें किया जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जा सकती हैं। औपचारिक शिक्षा में जो कुछ भी एक विद्यार्थी सीखता है वह किताबों और अन्य शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से होता है, अर्थात शिक्षण की पूरी प्रक्रिया पुस्तकों और सहायक शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से संपन्न की जाती है, और इसका एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षित करना होता है। औपचारिक शिक्षा में जो कुछ भी विद्यार्थी सीखेगा उसको गाइडेंस तो दे रहा है टीचर यानी शिक्षक, लेकिन जो वो सीख रहा है उसको सीखने के लिए या तो बुक्स अवेलेबल होती हैं जिनमें से पढ़ कर के वो सीखता है या देख कर के सीखता है, या फिर शिक्षण की अन्य सहायक सामग्रियां होती हैं, जैसे वर्कशॉप हो सकती है, कोई ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है। बहुत सारे तरह के शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, चार्ट हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, टीवी के माध्यम से या किसी भी तरह के वीडियोस दिखा करके सिखाया जा सकता है। कोई ट्रेनिंग हो सकती है, किसी भी तरह के प्रदर्शन या वर्कशॉप, सेमिनार्स हो सकते हैं। इनके माध्यम से या किसी भी तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति या टीचर खुद डेमोन्स्ट्रेशन दे करके किसी भी चीज़ का, कला का प्रदर्शन करके उनको सिखा सकता है। तो बहुत सारी तरह की जो शिक्षण सामग्रियां हैं उनके माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाया जाता है, और इसका उद्देश्य उसको शिक्षित करना है मुख्य रूप से, कि उसको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी किसी विषय विशेष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के साथ साथ औपचारिक शिक्षा में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के दूसरे रूपों में उपस्थिति का इतना महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे हम जो भी क्लास में आ रहे हैं आप लोग, तो यूजीसी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपकी 75% अटेंडेंस कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इससे संबंधित परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो उसी तरीके से औपचारिक शिक्षा में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर विद्यार्थी कुछ समय तक कक्षा में उपस्थित नहीं है, आप कुछ दिन नहीं आ रहे हैं, 1-2 दिन तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये जो आपकी एब्सेंस की इन्फॉर्मेशन है, अनुपस्थिति की जानकारी है, वो प्रशासन को टीचर देता है और प्रशासन फिर पेरेंट्स को भी सूचित करता है कि भाई आपका बच्चा या जो भी शिक्षार्थी है वो हमारे पास हमारे विद्यालय में या महाविद्यालय में इतने दिनों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। और अगर ये अनुपस्थिति लगातार चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है, तो फिर विद्यार्थी को दंडित भी किया जा सकता है। मतलब किसी न किसी तरह का पनिशमेंट हो सकता है, कोई पेनल्टी लगाई जाए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसको क्लास से सस्पेंड कर दिया जाए, या अपने यहाँ जो चलता है कि अगर 75% से कम अटेंडेंस है बच्चे की, 75% से कम उपस्थिति अगर दर्ज है, तो उसको नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से रोका जा सकता है। औपचारिक शिक्षा विभिन्न चरणों से होते हुए निरंतर रूप से चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया है। इसमें चरण अलग अलग हैं। जैसे इसके चरणों के अंतर्गत आता है प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, ये तीनों स्कूल शिक्षा के रूप हैं। प्राइमरी, मिडिल और अपर मिडिल या सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, और उसके बाद आती है विद्यालय शिक्षा। और इन शिक्षाओं के माध्यम से कोई ना कोई सर्टिफिकेशन या प्रमाण आपको ज़रूर मिलता है। किसी भी तरह की डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है, या सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर कोई व्यावसायिक योग्यता इसमें दी जा सकती है। तो जैसे जब आप जो भी क्लास पास करते हैं उसके लिए आपको डिग्रीज़ मिलती हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। छोटे बच्चे जब शुरू करते हैं तो वो नर्सरी या किंडरगार्टन कक्षाओं से प्रारंभ करते हैं, और पहले प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं। कॉलेज की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता है, और उसके बाद जो शिक्षा होती है वो हायर लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की होती है, जिनके बाद में विद्यार्थी को डिग्रियां दी जाती हैं। औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसके स्वरूप का स्तरीकरण या प्रमाणीकरण किया जाता है। यानी आपने जो कुछ भी सीखा है वो कितना सीखा है, आप फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं या सेकंड डिवीज़न लाते हैं, या डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं, या आपकी कितनी परसेंट है, या कितने ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जितने मार्क्स या जैसी आपकी एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस रहती है उसके हिसाब से मार्किंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। और ये जो ग्रेडिंग है वो सभी जगह पर ऑल ओवर इंडिया आपकी एक्सेप्टेबल होगी। सारे देश में इसको स्वीकार किया जाएगा, या इसका एक जैसा ही स्वरूप है। सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इन स्तरों की पालना करते हैं, और विभिन्न संस्थानों के द्वारा ये सभी स्तर मान्य होते हैं कि आपने जो डिग्री ली है उसमें आपके कितने मार्क्स थे या कौन सी ग्रेड थी। ये जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसकी सभी जगह पर मान्यता होती है। जो भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है उससे जो योग्यता मिलती है, जैसे आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इन सभी का एक औपचारिक प्रमाणन यानी फॉर्मल सर्टिफिकेशन तैयार किया जाता है। आपको उसकी डिग्री या मार्कशीट मिलती है और ये सभी जगह रिकॉग्नाइज की जाती है। जो भी औपचारिक शिक्षा है, इस शिक्षा के लिए कुछ निश्चित नियम बने होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए भी। तभी उनका पालन करते हुए ही शिक्षण प्रक्रिया में वो दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन नियमित नियमों और जो भी कानून हैं या जो भी अनुशासनात्मक स्तर निर्धारित किए गए हैं, उन सभी का कड़ाई से पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह एक पूर्णकालिक शिक्षा है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ दिन चले गए फिर आपने छोड़ दिया। तो आपको पूरे समय जितना उस पर्टिकुलर कोर्स का ड्यूरेशन है, जैसे अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आपको 3 साल तक आना ही होगा कॉलेज के अंदर और इसको पूरा करना होगा। इस तरीके से ये एक पूर्णकालिक शिक्षा है और वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित शिक्षा की प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली ही है।
इसके उदाहरण वैसे हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, अपन रिपीट कर लेते हैं। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर हम प्रवेश लेकर के अध्ययन करते हैं तो ये औपचारिक शिक्षा है। स्कूल में जो भी सर्टिफिकेशन या ग्रेडिंग या प्रमाण पत्र मिलते हैं कक्षाओं को पास करने पर, वो इसके अंतर्गत आते हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है जिससे हमें डिग्रियां प्राप्त होती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी किन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का हम अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से किन्हीं विषयों का, तो वो सभी अध्ययन भी इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा क्रमबद्ध रूप से संरचित होती है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसका मतलब यहाँ हम पहले छोटी कक्षा में पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। उत्तरोत्तर ये क्रम बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा दे दें, 5वीं बाद में पढ़ लेंगे, या पहले हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें और ग्रेजुएशन बाद में कर लेंगे। पहले निचले स्तर की कक्षाएं पास करनी होती हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम अपनी उस कक्षा को पास कर लेते हैं, उससे आगे की कक्षा में हमें प्रवेश मिल जाता है। ये शिक्षा विचारपूर्वक दी जाती है या ली जाती है, सुनिश्चित होती है, पूर्व नियोजित होती है और विवेचनात्मक होती है। इसमें क्या होता है, हम जब इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं या कोई भी शिक्षार्थी इस शिक्षा पद्धति में प्रवेश करता है, तो ये बहुत सोच समझ करके करता है कि हाँ मुझे ये वाली डिग्रीज़ लेनी है या ये पढ़ाई करनी है, तब वो प्रवेश लेते हैं। इसका पाठ्यक्रम बिल्कुल निश्चित होता है, पूर्व नियोजित होता है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी और क्या क्या हमें इसमें करना होगा, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हमें एडमिशन मिलेगा, किस तरीके से किस समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उनकी मार्किंग का क्या सिस्टम होगा, पेपर का क्या पैटर्न होगा, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा, थ्योरेटिकली क्या बताया जाएगा, प्रैक्टिकली क्या करवाया जाएगा, ये सभी चीज़ें पूर्व निश्चित और नियोजित होती हैं। इसका पाठ्यक्रम एक निश्चित अनुक्रम में चलता है। शुरू में प्रारंभ में सरल अवधारणाओं को सिखाया जाता है और बाद में जटिल सिद्धांतों की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जब छोटी क्लासेस होती हैं तो अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं, फिर बड़े शब्द, मात्राओं वाले शब्द, उसके बाद छोटे वाक्य, फिर बड़े वाक्य। तो ऐसे ही फिर बड़े बड़े कंसेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा हेतु निर्धारित शुल्क नियमित रूप से जमा कराना होता है। आपको कहीं पर भी आप संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो आपको उसमें कई तरह की फ़ीस होती हैं, वो फ़ीस या शुल्क जमा कराने ज़रूरी होते हैं। इसकी ग्रेडिंग प्रणाली कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल होती है। आपको जो भी ग्रेड्स मिलेंगे वो आपके मार्क्स जो भी ऑब्टेन्ड है उनके बेसिस पर मिलेंगे, और साथ ही साथ कक्षाएं भी नियमित रूप से चरणबद्ध से तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से एक क्रोनोलॉजी होती है जिसके हिसाब से ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। यह विषय आधारित शिक्षा होती है और इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। हर कक्षा में, हर स्तर पर इसका जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं उन पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि इन जनरल कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाए। एक सेट पैटर्न है, कौन सी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर क्या टॉपिक्स लिए जाएंगे और उनका कितनी गहराई से अध्ययन करना है, ये सभी चीज़ें, ये सभी पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित होते हैं। इसका जो समय सीमा है वो भी एक निर्धारित होती है और उसी में सारे पाठ्यक्रम को पढ़ा करके पूरा करवाया जाता है। तो टाइम भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1 साल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 साल तक पढ़ेंगे, नहीं। जो कोर्स 1 साल का है वो 1 साल में ही पूरा करवाया जाएगा। जो कोर्स 6 महीने का है तो वो 6 महीने में ही पूरा करवाया जाएगा। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा कैसे दूसरी पद्धतियों की अपेक्षा बेहतर है या इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक व्यवस्थित और संगठित शिक्षण प्रक्रिया का मॉडल है। इसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, प्री प्लान्ड है, सब कुछ सुनियोजित है।
ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी हो जाएगा। जो कुछ है हमें पहले से पता है, ये इसका सिस्टम है, किस तरीके से हमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब हमें किस तरह की डिग्री मिलेगी और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो एकदम व्यवस्थित है और संगठित है, सभी जगह मान्य इसका स्वरूप है। इसके अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से संगठित, व्यवस्थित एवं प्रबंधित होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटी हों, इन सभी के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी होंगे, क्लासरूम्स भी होंगे और सभी भौतिक सुविधाएं भी होंगी, और उनका सही तरीके से व्यवस्थापन और प्रबंधन भी किया जा रहा होगा किसी न किसी संस्थान के अध्यक्ष और उसकी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, या उनका जो भी प्रबंधक मंडल है वो इस सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। औपचारिक शिक्षा में जो भी पाठ्यक्रम होता है वो नवीनतम होता है, अप टू डेट होता है। टाइम टू टाइम सिलेबस चेंज होते रहते हैं, पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं। क्या पुरानी चीज़ें जो आउटडेट हो गई हैं उनको हटा दिया जाता है, और कौन सी नई नई चीज़ें हैं जिनका समावेश किया जाना ज़रूरी है तो वो भी इसमें समाविष्ट कर दी जाती हैं। विद्यार्थियों को पूर्ण प्रशिक्षित एवं व्यवसायनिष्ठ शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें हमेशा जो भी वेल ट्रेंड टीचर होते हैं, जिनको पता है कि हमें किस तरीके से कौन सी एजुकेशन देनी है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना या समझाना है, इस तरीके से जो पूरे ट्रेंड होते हैं टीचर्स, उनके द्वारा ही इन संस्थानों में पढ़ाया जाता है, या औपचारिक शिक्षा में उन्हीं टीचर्स को काम में लिया जाता है अध्ययन के लिए। इसमें मध्यवर्ती तथा अंतिम जांच परीक्षाएं होती हैं, जिसकी वजह से शिक्षार्थी सीखने के लिए प्रेरित होता है। अगर टेस्ट नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं हो, तो स्टूडेंट्स जल्दी से चीज़ों को सीखते नहीं हैं या उतना फोकस नहीं करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, स्वप्रेरित, जिनको ज्ञान लेने की भूख होती है, इच्छा होती है, वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो परीक्षाएं होती हैं ये उनको सीखने के लिए भी प्रेरित करती हैं, और इनमें जब वो पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब फिर उनको अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाता है। अगर पास नहीं होते हैं, जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं ला पाते हैं या उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फिर से उसी कक्षा को रिपीट करना पड़ सकता है। इसके माध्यम से जो भी प्रमाण पत्र मिलते हैं वो औपचारिक पहचान रखने वाले होते हैं, यानी फॉर्मली रिकॉग्नाइज होते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में आप चले जाएं, एक बार आपने जो डिग्री ली है वो सभी जगह पर मान्य होती है, और उस डिग्री के माध्यम से रोजगार पाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप जानते हैं जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, सब में कुछ न कुछ न्यूनतम पढ़ाई का क्राइटेरिया होता है। प्राइवेट एजेंसीज़ में भी या प्राइवेट कंपनीज़ में भी न्यूनतम जो उपलब्धियां हैं या न्यूनतम उसका क्वालिफिकेशन है, योग्यता का कुछ न कुछ पैमाना होता है। तो वो पैमाना डिग्रीज़ के माध्यम से वो फुलफ़िल किया जा सकता है, या संभावनाएं रोज़गार के लिए बढ़ जाती हैं अगर डिग्री ले रखी हो तो। लेकिन जैसे हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो कुछ न कुछ कमियाँ या सीमाएं भी होती हैं, जिसकी वजह से वो पैटर्न बहुत पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। तो औपचारिक शिक्षा में भी कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं या पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। जबकि यहाँ पर सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। तो अगली क्लास में जाने के लिए, अगले स्तर पर जाने के लिए उन्हें पूरे सेशन का इंतज़ार करना पड़ता है, कि चाहे उन्होंने पूरे सेशन का कोर्स 2 महीने में कर लिया हो या वो सब कुछ 2 महीने में सीख लिया, लेकिन जब पूरा साल होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, तभी वो अगली क्लास में जा सकेंगे। तो कई बार वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। कक्षाओं में सभी तरह के स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, बुरे बच्चे भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे बच्चों के अंदर, या जो अच्छा करने वाले, अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं,
वो भी कुछ बुराइयों को या बुरी आदतों को सीख जाते हैं या उनके बिगड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कई बार कुछ बच्चे रुचिविहीन या आलसी होते हैं, तो उनको अगर आप कितना भी प्रोत्साहन दीजिए, कितना भी मोटिवेट कीजिए, लेकिन वो अच्छे से नहीं सीखते। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, जो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, अच्छे से प्रशिक्षित हैं, जिनका अपना नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है, वो सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो जिन लोगों के लिए उनको लाया गया है वो बच्चे ही उनसे उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके विपरीत परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। कई बार बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, या जैसे कुछ केवल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या इस तरह के संस्थान भी होते हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से वो संस्थान खुले हुए होते हैं। तो बच्चों से फीस ले लेते हैं, डिग्री दे देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं देते, या एक्चुअली जो उनको सिखाना चाहिए वो सिखाते नहीं हैं। तो इससे बच्चों का समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और उनमें औपचारिक शिक्षा के प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं, नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि डिग्री तो ले ली है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो फिर वो कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फिर वो कई बार फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से अलग हट जाते हैं और सीखने के दूसरे तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हैं। यह शिक्षा के अन्य माध्यमों की अपेक्षा ज़्यादा महंगी है, क्योंकि फ़ीस यहाँ पर लगती है, और आना जाना रहना वो सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा में हो जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। और कठोर शिक्षण पद्धति है, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, और नियम कानून भी बहुत हैं, नियमितता भी बहुत ज़रूरी है, उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से कई बार छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकें। अब आप समझ गए होंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या है और किस प्रकार से दी जाती है। हम सारांश के रूप में पढ़ लेते हैं। औपचारिक शिक्षा एक कार्यात्मक, संगठनात्मक, संरचनात्मक और व्यवस्थित शिक्षा है, और इसका जो भी स्वरूप है वो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं में रचित किया गया है। यह विषय पर आधारित होती है और इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। औपचारिक शिक्षा के चरणों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के रूप में, उच्च शिक्षा महाविद्यालयी शिक्षा के रूप में, और विश्वविद्यालयी शिक्षा इसमें आते हैं, और इनके माध्यम से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की जाती है। इस शिक्षा पद्धति में कड़े अनुशासन की पालना करनी होती है। औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से एक पूर्णकालिक शिक्षा है, और यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित शिक्षा विधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने औपचारिक शिक्षा के कंसेप्ट्स को भी समझ लिया, इसके विशेषताओं के बारे में भी जाना, इसके लाभ और इसकी कमियों के बारे में भी जाना। तो अब हम इसके प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं, और जो भी कोई परेशानी आती है, कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा के क्या लाभ हैं? औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को समझाइए। और चौथा क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा की सीमाओं के बारे में लिखिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को हल करें। जो भी आज पढ़ा है उसे अच्छे से समझें और दूसरों के साथ में शेयर भी करें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।